चलिए आज हम बात करते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस या कई बार काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस भी बोलते हैं, है ना। अब आप देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो आता है, यहाँ पर पहला पॉइंट आएगा फर्स्ट पॉइंट यदि मैं बात करूँ तो क्या हुआ, गैस इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट टाइनी पार्टिकल, ठीक है। दिस टाइनी पार्टिकल आर नॉन एज एटम। यदि नोबल गैस की बात करें तो हीलियम, नियोन, आर्गन तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है ना, एटम या मॉलिक्यूल। गैसेस इज मेड अप ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल नोन एज एटम या मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यहाँ पर जो चीज है कि वॉल्यूम ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स या यदि एटॉमिक फॉर्म है तो एटम्स, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, देखिए मैंने जरा स्पेलिंग जरा लिख दिया है, ठीक है। यदि मैं बात करूं, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ इंडिविजुअल एटम और molecules of a gas is negligible as compared to volume of कंटेनर बोल दो या वॉल्यूम ऑफ गैस बोल दो, क्योंकि क्या है, कुछ नहीं है तो आप वॉल्यूम ऑफ गैस बात करेंगे, ठीक है। सीधे थर्ड क्या जाएगा, अब आप देखिए मैं मॉलिक्यूल्स लिख रहा हूं तो सेल्फ अंडरस्टूड इट इज एप्लीकेबल फॉर एटम, है ना। मॉलिक्यूल्स हैव रैंडम मोशन, है ना। इट कैन मूव इन ऑल डायरेक्शंस ऑफ कंटेनर, ऑल डायरेक्शन इन कंटेनर, ठीक है। रैंडम मोशन है, इधर से उधर जा रहा है, ठीक है। यहां पर क्या है, नेक्स्ट आ जाएगा नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, यानी आइडियल गैस मान है ना, मॉलिक्यूल्स और गैस, ठीक है। यानी किसी भी तरह का रिपल्शन या अट्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है। मान लीजिए फिर भी कोलिजन हो गया, तो आप क्या बोलोगे, यदि कोलिजन हो भी गया तो आप बोलोगे इट शुड बी इलास्टिक कोलिजन। कोलिजन हो भी गया तो क्या बोलेंगे, इट शुड बी इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए सपोज, देखिए यहां पर पहले लिख देते फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं कि यहां पर क्या हो जाएगा, इट वुड बी इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। इट वुड बी इलास्टिक कोलिजन होना चाहिए, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्या लिखा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर पे टोटल जो एनर्जी है वो होगी। सपोज मान लीजिए 100 गैसेस मॉलिक्यूल्स है, मान लीजिए इनिशियली सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, बट मान लीजिए कोलाइड हुआ तो व्हाट हैपन, वन जो है एक एटम ने दूसरे एटम को एनर्जी ट्रांसफर कर दी, ठीक है। कई बार आप देखेंगे कोलाइड होता है तो एक मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोलिजन हुआ, एक ऑब्जेक्ट थोड़े से स्लो स्पीड से होता है और एक ऑब्जेक्ट ज्यादा स्पीड से मूव कर जाता है। भले वो इनिशियली दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहे हो, बट जैसे ही वो स्ट्राइक हुआ है तो एक हो सकता है स्लो से हो जाए या एक हो सकता है फास्ट से हो जाए। तो क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी इंडिविजुअल एटम या इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स में वेरी कर सकती है, बट टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस रिमेन कांस्टेंट, ठीक है ना। यानी आप बोल सकते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर आप बोलोगे काइनेटिक एनर्जी
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर कौन सा है, केल्विन वाला, जिसको आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी बोल सकते हो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर या टेम्परेचर इन केल्विन, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्लियर हो गया है 6 पॉइंट, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है देयर इज एन एब्सेंस ऑफ ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। अभी अपन बात करेंगे द प्रेशर exerted due to collision with wall of container। हालांकि कई जगह ये लिख सकता है कि इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन से भी होता है, बट दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन इज फॉर रियल गैस। अभी हम बात कर रहे हैं आइडियल गैस के लिए। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर आइडियल गैस ओनली। तो आइडियल गैस में क्या है, प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू द कोलिजन विद वॉल ऑफ कंटेनर, उसी से ही एग्जिट होता है। कई जगह लिखते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन से भी हो सकता है, तो नहीं है, ये गलत लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या जाएगा, देयर इज ए नो इफेक्ट, देयर इज ए नो इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, देयर इज ए नो इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी का कोई इसमें इफेक्ट आता ही नहीं है, ठीक है। अब आप देखिए कि यहाँ पर वेलोसिटी की बात आ सकती है। जनरली क्या हो जाएगा, द वेलोसिटी ऑफ मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स कैन ट्रेवल विद द सेम वेलोसिटी। हो सकता है ड्यू टू द कोलिजन कुछ वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो बट यानी जनरली मैक्सिमम जो है मॉलिक्यूल दे कैन ट्रेवल विद द वेलोसिटी, ठीक है। मैंने जो भी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को मैंने बहुत ब्रीफ में कर दिया है। अभी मैं आपको जो एक चीज समझाना चाह रहा हूँ, 2 पॉइंट खासकर, ध्यान देखिएगा, 2 पॉइंट खासकर लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, वॉल्यूम ऑफ ए मॉलिक्यूल इज negligible as compared to वॉल्यूम ऑफ गैस। वॉल्यूम ऑफ गैस बोल दो या वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, एक तो ये, ठीक है। दूसरा, एब्सेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन, ये खासकर ध्यान रखिएगा। वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू, यानी जब भी हम रियल गैस की बात करेंगे तो ये 2 पॉइंट पे सबसे ज्यादा फोकस करूंगा। तो ये 2 पॉइंट अपने 8 पॉइंट में मैंने लिखा है, यानी जो भी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है उसको मैंने बहुत ब्रीफ, बहुत स्मॉल लैंग्वेज या बहुत छोटी सी स्टेटमेंट में मैंने लिख दिया है, ठीक है, एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी रैंडम मोशन होगा तो इट डज नॉट गेट सेटल डाउन। प्रेशर एक्सर्टेड, तो मान लीजिए क्या होगा, इफ देयर इज अ रैंडम मोशंस ऑफ ए गैसेस मॉलिक्यूल, नो डाउट इफ इट इज अ रियल गैस द कोलिजन अकर बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, वेयर these molecules can collide with the wall। तो जो भी प्रेशर एक्सर्टेड होगा, यानी प्रेशर ऑफ गैस बोलते हैं, it is mainly due to the collision with wall of container। Kinetic energy of a gas is directly proportional to temperature। If you increase the temperature, kinetic energy will get increases, or if you decrease the temperature, kinetic energy will decreases। It would be elastic collision, यानी collision होता भी है तो elastic collision होगा, यानी kinetic energy of individual atom या molecules may be changed, but total kinetic energy of a gas remain constant, ठीक है। वेलोसिटी की बात करें तो molecules can travel with a uniform velocity, but if there is a certain collision, तो हो सकता है यदि collision यदि certain हो जाता है तो some of the gaseous molecule can travel with a different velocity, but maximum of a gaseous molecule can travel with the same velocity, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर सिर्फ ये डिस्क्रिप्शन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है, बट जेडब्ल्यू नीट में इससे आगे बात आती है तो हम पूरा इसके अंदर रब कर देते हैं एंड डेरिवेशंस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी करते हैं। ये पूरा कर दिया है, इसको आप मैंने ब्रीफ करके पढ़ा, ब्रीफ करके लैंग्वेज में लिखा है, एक्सप्लेन सारा कर दिया है छोटे छोटे पॉइंट में, एंड यू कैन रीड फ्रॉम एनसीईआरटी बुक्स आल्सो, ठीक है। तो ये डिटेल में एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, ओके। डेरिवेशंस करते हैं।
डेरिवेशंस ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशंस, ठीक है ना। काइनेटिक गैस इक्वेशंस के बारे में हम वेरिफिकेशंस करते हैं। सपोज मान लीजिए कोई भी यहाँ पर बहुत सारे गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, मैं एक गैसेस मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए मेरे पास क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स की बात करें तो दिस इज इक्वल टू स्मॉल एम ले लेता हूँ, ठीक है। स्मॉल एम इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स ले लेता हूँ। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखिए यहाँ पर दूसरा जो चीज आ जाती है कि मान लीजिए यहाँ पर ये स्पीड लिया है ux, इट इज द स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन x डायरेक्शन, uz इट इज द स्पीड इन y z डायरेक्शन, एंड uy इट इज द स्पीड इन z डायरेक्शन y डायरेक्शन। अब आप देखिए यहाँ पर आपके पास एक वर्ड आएगा विच इज नॉन एज URMS। URMS का जो फुल फॉर्म आता है, या पहले अपन इसमें लिख देते हैं URMS कैसे आया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ पर URMS की बात कर लेते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अभी मैं वन मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ, फिर एंड में n मॉलिक्यूल्स लूंगा, है ना। वन मॉलिक्यूल्स ले रहा हूँ। अब आप देखिए यहाँ पर एक वर्ड आएगा रूट मीन स्पीड। देखो केमिस्ट्री में कोई वेक्टर क्वांटिटी आती नहीं है तो क्या है, रूट मीन स्पीड है, बट कई बार जैसे फिजिक्स में भी यहाँ पर रूट मीन स्क्वायर स्पीड है ना, तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है ना। तो यदि फिजिक्स में क्या है, वेक्टर क्वांटिटी भी आती है तो वहां पर आ जाएगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी आए। बट मान लीजिए कभी केमिस्ट्री के अंदर भी VRMS आ जाए है ना, वेलोसिटी भी आ जाए तो कोई बात नहीं, आप एक ही जैसा है, आप उसको गड़बड़ी मत करना, है ना। इट इज इक्वल टू द URMS होता क्या है कि मान लीजिए देयर इज n मॉलिक्यूल, देयर इज n मॉलिक्यूल, ठीक है, एंड सबकी स्पीड है, मान लीजिए U1 है, U2 है, U3 है, U4 है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, उन स्पीड का आपने एडिशन स्क्वायर किया, ठीक है, ठीक है। उन स्पीड का क्या करा, आपने स्क्वायर किया, U1 स्क्वायर, U2 स्क्वायर, U3 स्क्वायर, है ना। उसका आपने क्या करा है, मीन निकाल दिया है कि सपोज n मॉलिक्यूल्स है तो n से डिवाइड कर दिया है। तो पहले क्या करा है, आप पीछे चलिए, स्क्वायर किया, उसके बाद क्या करा, मीन किया, फिर इसके बाद आपने रूट निकाल दिया है, ठीक है। इसे बोलते हैं URMS, ठीक है। मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल्स थे, एक की U1, एक की U2, एक की U3, U4, U10, U20, 99, U100 ऐसे करके स्पीड थी। वो सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, ठीक है। उनका स्क्वायर किया, उसके बाद हमने उसका मीन निकाला और उसके बाद रूट निकाला है, उसे URMS बोला जाता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखिए यहाँ पर ये जो चीजें हैं, जरूरत हमारे को पड़ेगी, जो जो जरूरत पड़ेगी आगे बात करेंगे। सपोज यहाँ से यहाँ तक वॉल के बीच में या एज ऑफ क्यूब की बात करें तो आप बोलोगे L जो है इट इज द लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब, एज ऑफ क्यूब, क्यूब का एज जो है, एज लेंथ है वो L है, L सेंटीमीटर, L मीटर, कुछ भी ले लो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है, ये हमारे को रिक्वायरमेंट है, तो ये डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप देखिए, मान लीजिए यहाँ से कोलाइड हुआ है, मान लीजिए ये वॉल है और ये वॉल है, समझ लीजिए दिस डिस्टेंस इज L। मान लीजिए यहाँ से हमने एक रेफरेंस लिया, ठीक है, M है, स्पीड से गया, ये टकराया, फिर वापस से ये आया, फिर ये टकराया, फिर ये आया। तो अब ढंग से समझना कि मान लीजिए यहाँ से ये U गया है, यानी ये टकरा के गया है, ठीक है। तो मैं मान लीजिए यहाँ पर इसको मैं बोलूंगा UX बोलूंगा, तो ये क्या बोलूंगा, माइनस UX ही बोलूंगा ना। यदि ये इसकी स्पीड UX है या मोमेंटम बात करूं तो ये MUX है, तो यहाँ पर मोमेंटम क्या हो जाएगा, माइनस MUX। फिजिक्स में पढ़ा होगा कि यदि क्या है, क्योंकि यहाँ पर इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मान लीजिए ये MUX है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस MUX। तो मैं कोई भी x एक्सिस ले लूं, y एक्सिस ले लूं या z एक्सिस ले लूं, यानी ये वॉल से लेके ये वॉल तक, ठीक है, ये वॉल से ये वॉल तक, मान लीजिए MUX इसका मोमेंटम था, तो जैसे मान लीजिए यहाँ से आया MUX, वापस से इस वॉल से टकरा के गया तो क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन होगी, तो क्या बन जाएगा, माइनस MUX, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर ये बच्चों डेरिवेशन है मोमेंटम ऑफ वन मॉलिक्यूल्स, और मोमेंटम ऑफ वन मॉलिक्यूल्स की बात करें तो वो क्या हो जाएगा,
MUX, यदि मैं x डायरेक्शन में बात करूं, along x एक्सिस लिख दूं तो MUX आ जाएगा। तो आप बात करोगे चेंज इन मोमेंटम। यदि मैं चेंज इन मोमेंटम की बात करूं तो चेंज इन मोमेंटम की बात करूं तो 2MUX यानी MUX माइनस MUX, यानी ये बिफोर है, दिस इज बिफोर, तो ये मान लूंगा मैं आफ्टर मान लेता हूं। इज इट क्लियर? या ठीक है, तो ये क्या होगा, चेंज कितना आ जाएगा, इट इज गोइंग टू बी 2MUX, ठीक है, अलोंग x एक्सिस ले लूं। यदि y होगा तो 2MUY हो जाएगा, z होगा तो 2UMZ ले लूंगा, ठीक है। where UX, UY, UZ it is the speed of a gaseous molecule along x, y and z direction. Is it clear to all of you? तो ये यहाँ पर आपके पास क्लियर हो गया है, मोमेंटम along x axis is 2MUX, ठीक है। तो ये मोमेंटम निकाला है। सिमिलरली y आएगा, z में पहले x को कर दूंगा फिर टोटल निकाल दूंगा, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर आपके पास आ गया है चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है, 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा चलेगा, बट कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया, ये डायग्राम नोट कर लिया है, डायग्राम को रेफर करते रहिएगा, जगह मुझे चाहिए इसलिए रख कर दिया है। अब आप मान लीजिए यहां पर क्या है, टाइम बात करें, टाइम की बात करें तो व्हाट इज द टाइम, टाइम कितना लगा, दो कोलिजन के बीच में यहां से आया और यहां तक आया, तो लेंथ कितनी होगी, ये L थी, ये L हो गई, तो टोटल डिस्टेंस कवर क्या हुआ है, डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये नहीं हुआ ना बच्चों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हुआ है। तो यहां पर कितना था, 12 था और स्पीड क्या थी, UX थी, 12 अपॉन UX, है ना। इसके बाद आप बोल सकते हो फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी की बात करें, है ना, दैट इज द नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड। तो आप क्या बोलोगे, रिवर्स हो जाएगा, 1/टाइम आ जाएगा, 1/टाइम आएगा तो उल्टा कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, UX अपॉन 12 आ गया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो अब आप देखिए यहां तक क्लियर हो गया है आपके यहां पर, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम अलोंग द एक्स एक्सिस बात कर दी, टाइम भी बात कर दिया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां पर मैंने ये चीज का ध्यान रखिएगा, मैं ये चीज ले रहा हूं, मुझे ये चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो मैंने रख किया है उसके बाद क्या है, मैं लिखता हूं चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम पर सेकेंड along x axis, along x axis। तो आप क्या बोलोगे, चेंज इन मोमेंटम कितना है, 2MUX, ठीक है। टाइम कितना है बच्चों, पर सेकंड टाइम कितना है, 12 नीचे लिखूंगा और ऊपर क्या चला जाएगा, UX चला जाएगा, 12 अपॉन UX चला गया है, 2 से 2 कैंसिल, तो आप आ जाएगा MUX स्क्वायर। इज इट क्लियर? दिस इज द चेंज इन मोमेंटम अलोंग x एक्सिस, ठीक है। यदि मान लीजिए ये मेरे पास आ गया है अलोंग y एक्सिस, क्या हुआ है, सेम लिख दो, सब कुछ सेम लिख दीजिए, है ना, और क्या हो जाएगा, पूरा सेम लिख दीजिए, चेंज इन मोमेंटम अलोंग z एक्सिस, है ना बच्चों। मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, आप लिख दीजिएगा चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड अलोंग y एक्सिस, ठीक है। तो ये कितना आ गया है, दिस इज इक्वल टू 2MUY स्क्वायर एंड 2MUZ स्क्वायर। इज इट क्लियर? क्योंकि देखिए आप हम लोगों ने क्या पढ़ा है, काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से क्या हुआ है कि गैसेस मॉलिक्यूल क्या है, वो चारों तरफ घूमता है ना। यदि क्यूब है, आप जिस रूम में बैठे हैं वो क्यूब है, तो आप एक एक्सिस ले लेंगे, ये एक्स एक्सिस है तो ये माइनस होगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस वाई है तो ये माइनस वाई, ये प्लस जेड ले लिया तो ये माइनस जेड ले लिया, ठीक है ना। ये एक्स आपके हिसाब से देखो तो ये एक्स, फिर जेड तो ये y है, ये x एक्सिस तो ये माइनस एक्सिस, ये z है तो माइनस z, ये प्लस y है तो ये माइनस y हुआ है। इज इट क्लियर? तो अब आप देखिए मॉलिक्यूल्स हैव अ रैंडम मोशन, तो वो हर वॉल पे x एक्सिस पे हो या y पे हो या z पे हो, सब पे कोलाइड करेगा ना। इट हैज अ रैंडम मोशन, ठीक है, और इट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। मेक श्योर यहां पर ऐड कर देना, इट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, जिगजैग मोशन नहीं है, इट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। इसलिए अपन ने यहां पर आराम से 2MU ले लिया है, चेंज इन मोमेंटम 2MU ले लिया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
तो along change in momentum आपके पास आ गया है, सॉरी ये नॉट 2 आएगा नहीं, ये तो क्या है यहाँ पर देख लीजिए, ये 2 नहीं आएगा तो d2 कैंसिल हो गया है, mu स्क्वायर हो गया है। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चों को आराम से क्लियर हो गया है। अब आप देखिए इनका टोटल कर दें, क्योंकि अभी अपन ने x एक्सिस पे निकाला, फिर हमने क्या निकाला y एक्सिस पे, यानी y एक्सिस पे घुमा, z पे निकाला, along x एक्सिस निकाला, y एक्सिस निकाला, along z एक्सिस। बट क्या है, गैसेस मॉलिक्यूल तो चारों तरफ घूम रहे हैं ना, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसका टोटल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसका टोटल करना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, आई होप यहां तक टोटल करना है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो हमारे पास 2mux स्क्वायर था, ठीक है, ये भी सिमिलरली यहाँ पर भी आ गया है। ठीक है, ये mux, अच्छा यहाँ l अपन ने नहीं लिखा है तो यहाँ पर भी l आ जाएगा, तो हियर आल्सो दिस इज गोइंग टू बी l, है ना। तो ये ध्यान रखना है, मैंने जो m लिया है दिस इज द मास ऑफ वन पार्टिकल लिया है, गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सिमिलरली निकाल दिया है, और आपको पता है चेंजिंग मोमेंटम वर्सेस टाइम इट इज फोर्स। ठीक है ना, तो ये x और y एक्सिस का भी मैंने सिमिलरली निकाल के बता दिया है, बट हम x एक्सिस से ही सॉल्व कर देते हैं तो सिमिलरली y और z के लिए हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पर मैंने x और y बता दिया है, तो चेंजिंग वी नो दैट, हमारे को पता है कि फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम वर्सेस चेंज इन टाइम। तो आपके पास चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड है, तो आपके पास दिस इज नथिंग एल्स, इसको आप फोर्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फोर्स बोल सकते हैं। ठीक है, अब आप देख लीजिए, मान लीजिए मेरे पास ये तो वन मॉलिक्यूल्स की बात करती है कि भाई मान लीजिए एक मॉलिक्यूल्स कोलाइड हो रहा है वॉल पे, कोई भी वॉल पे हो रहा है, तो मान लीजिए कितना फोर्स जनरेट कर रहा है। अभी हमने सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस बात किया, सिमिलरली वाई, सिमिलरली जेड है, तो अब हम अलोंग द एक्स एक्सिस जो फोर्स जनरेट हुआ है सिंगल मॉलिक्यूल्स का, है ना, फोर्स एक्सर्टेड बाय वन मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये m इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब आप देखिए कि यदि यहां पर टोटल फोर्स जनरेटेड बाय n मॉलिक्यूल्स, मान लीजिए मॉलिक्यूल्स n है, तो आप क्या बोलोगे, mux1 का स्क्वायर, है ना, l कॉमन ले लेता हूँ, m और l कॉमन ले लेता हूँ क्योंकि सबका मास m ही है ना, बट उनकी वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है, बोली हुई है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो मान लीजिए ux1 ux2 स्क्वायर प्लस ux3 स्क्वायर प्लस सो ऑन आ जाएगा, डन। आगे ना सबका टोटल आगे ना, मान लीजिए एक मॉलिक्यूल्स है तो mux1 आया, दूसरा मॉलिक्यूल्स है तो mux2 आया। देखो ये सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है, अभी हम अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस ले रहे हैं। ठीक है, अभी आप देखिएगा थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था यूआरएमएस पढ़ा था, स्क्वायर एंड मीन पढ़ा था, स्क्वायर एंड मीन पढ़ा था, बट यहाँ पर स्मॉल एन ले रहे हैं तो मैंने यहाँ स्मॉल एन ले लिया है। इज इट क्लियर? अब आप देखिए ये जो है ये यहाँ पर है, तो ये दोनों जो मल्टीप्लिकेशंस है मैं उसको ऐसा ले सकता हूँ। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या ले रहा हूं कि इट इज इक्वल टू m इंटू n। ठीक है, यहां पर मैं ले लेता हूं u x स्क्वायर लेना पड़ेगा क्योंकि यहां पर स्क्वायर रूट होता ना बच्चों, ये स्क्वायर रूट था बच्चों, ये स्क्वायर रूट था, तो यहां पर अपन को तो ये चाहिए ना, क्योंकि आपको स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा, तो urms स्क्वायर इक्वल टू u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर सो ऑन अपॉन n। बच्चों सिर्फ डेरिवेशंस कोई पूछने वाला नहीं है, बट हमें पता तो चले कि ये फॉर्मूला डिराइव कहां से हुआ है। ठीक है, तो मैंने यहां पर ये ले लिया है ux, है ना, इसको मैंने ux लिया है, rms में एंड में लूंगा जब x y z तीनों को ले लूंगा, है ना, क्योंकि जो rms जो आ रहा है ये तो टोटल का रहा है, अलोंग x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस का टोटल का रहा है। अभी सिर्फ हम x एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो दिस इज द rms स्पीड अलोंग x एक्सिस, है ना, तो ये टोटल है। ठीक है ना, तो आप देखेंगे ये n इनटू दिस, तो ये स्क्वायर भी आएगा, यहाँ पर स्क्वायर भी आएगा, डन, अपॉन l आएगा, तो ये आ जाएगा, फोर्स आ गया है,
This is the total force generated by n molecules in x-axis, along x-axis, along x-axis. सिमिलरली y होगा, सिमिलरली z होगा. अब समझ लीजिए, यदि मैं यहां पर बात करूं, ठीक है, तो मेरे पास यहां पर ये आ गया है mn आ गया है along x axis. यदि यही y होगा तो mn u y स्क्वायर आ जाएगा अपॉन l, और z होगा तो mn u z स्क्वायर बाई l. ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया है. यानी ये है क्या, दिस इज RMS along x axis, RMS along y axis, RMS along z axis. तो मैं तीनों का टोटल ही कर लेता हूं. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखिए, यदि मैं, हमारे को पता है, we know that, है ना, ux स्क्वायर, uy स्क्वायर एंड uz स्क्वायर दोनों सेम ही होगा, है ना बच्चों. मैंने जान करके इस रिप्रेजेंटेशन को बार डाला है. ये बार जनरली किसके लिए होता है, एवरेज या मीन के लिए होता है ना. ये रिप्रेजेंटेशन किसके लिए होता है, एवरेज या मीन के लिए होता है. ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास ये ले लिया है, वी नो दैट, क्योंकि मॉलिक्यूल्स हैव अ रैंडम मोशन, एक्स एक्सिस जाए या वाई जाए या जेड जाए तो उसका स्पीड जो है वो सेम ही रहता है. ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर आपके पास टोटल स्पीड, जो टोटल है जिसको अपन आरएमएस बोल रहे हैं, यू आरएमएस. ठीक है, या यू अभी थोड़ी देर के लिए यू आरएमएस नहीं लिखता हूं, मैं बाद ही लिख देता हूं, या यू आरएमएस स्क्वायर लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं. यू आरएमएस स्क्वायर क्या हुआ, यू बार एक्स स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर वाई प्लस यू जेड स्क्वायर होगा ना. एक्स वाई जेड, इन तीनों का टोटल यही होगा कि नहीं होगा, टोटल यही होगा. तो आप इससे ये ले सकते हैं कि यू आरएमएस स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ux बार स्क्वायर लिख सकते हो, दिस इक्वल टू दिस है. तो इट implies that ux स्क्वायर इज इक्वल टू यू आरएमएस स्क्वायर अपॉन 3 आ जाएगा. इज इट क्लियर? आगे बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्योंकि ये तो टोटल की है, ये along x axis, similarly y, similarly z, because molecules have a random motion. तो सब जगह जो RMS है, x axis हो या y हो या z हो, सेम ही रहेगी कि नहीं रहेगी? Is it clear to all of you? है ना. आप चाहो तो ऐसे ही कर दो ना, भले चाहो तो आपको टोटल फोर्स करना है. यदि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो टोटल फोर्स करोगे तो क्या करोगे, इसी तरह तो आएगा mn ux स्क्वायर. यदि मैं ब्रैकेट कर दूं, यदि ये देख लीजिए, मैं mn l ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर प्लस uz स्क्वायर तो आएगा कि नहीं आएगा. तो यही तो हुआ कि नहीं हुआ. तो दिस इज इक्वल टू urms स्क्वायर बाय 3 कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं डायरेक्टली. एक ही तो बात हुई कि नहीं हुई. इज इट क्लियर? तो अब आप देखिए, टोटल फोर्स जनरेटेड बाय n मॉलिक्यूल्स अलोंग एक्स एक्सिस हुआ. सिमिलरली y और z के लिए मैं पूरा लिखने के बजाय मैंने ऐसा लिख दिया है. ठीक है, तो अब आप देखिए, आप बोलोगे कि टोटल फोर्स जनरेटेड, तो ये चीज क्लियर होगी. तो अब ux की जगह मैं क्या रख दूंगा, देखिए, अब आप देखिए, टोटल फोर्स जनरेटेड बाय n molecules in all direction. अब क्या जाएगा, all direction. ठीक है, all direction is equal to, आपके पास क्या है, m n u rms स्क्वायर बाय 3 आ जाएगा, है ना. ठीक है ना. आप या तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, mn ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर प्लस uz स्क्वायर. ux uy uz तीनों सेम है, उसको अपन क्या लिख सकते हैं, टोटल urms स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 भी कर सकते हैं. जैसा आपको सही लगे वैसा कर ले. आई होप यहां तक समझ में आ गया है, फोर्स आ गया है. बट अब आप देखिए, यहां तक क्लियर हो गया है कि नहीं हो गया है, वापस से समझ लीजिए. हमने स्टार्ट किया था mux along the x axis. तो चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ, 2umx. चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, उसे हम क्या बोलते हैं, फोर्स. तो क्या आया, 2umux डिवाइडेड बाय 2l बाय ux. तो यानी mux स्क्वायर आ गया है. ठीक है, ठीक है. तो 1 मॉलिक्यूल के लिए आ गया है, फिर हमने n मॉलिक्यूल्स के लिए निकाला है, फिर हम इन ऑल डायरेक्शंस आ गया है. ठीक है. अब देखिए, व्हाट इज द प्रेशर. प्रेशर होता क्या है. ठीक है, व्हाट इज द प्रेशर, इट इज द फोर्स पर यूनिट एरिया. अब आप समझ लीजिए,
यहाँ टोटल फोर्स क्यों लगाया है कि सपोज आप क्यूब में हैं तो मॉलिक्यूल्स इधर भी जा सकता है, 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 नीचे भी जा सकता है, ऑल द 6 फेज में जा सकता है। हमने इस फेज का निकाला, सिमिलरली इस फेज का निकाला, सिमिलरली इसका है, इसका जो फोर्स निकाला प्लस दिस फोर्स इट इज गोइंग टू बी टोटल फोर्स। वेलोसिटी जो है वो इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, तो पूरा का पूरा जो टोटल आरएमएस वेलोसिटी है वो तो यही होगी कि नहीं होगी। ux जो है ढंग से समझना, ux ओनली x एक्सिस पे, uy ओनली y पे, uz RMS along x axis, RMS along y axis, RMS along z axis, बट हमारे पास तो मॉलिक्यूल्स x में भी जा रहा है, y में भी जा रहा है, z में भी जा रहा है, तो ये तो टोटल हुई कि नहीं हुई। अब गलती मत करना, ठीक है। तो अब आप देखो फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स कितना है m एंड सॉरी l तो भूल ही गए अपन, l आएगा ना यहाँ पर, l बोले l भी आएगा ना यहाँ पर, l भी भूल गए अपन, m एन u RMS स्क्वायर बाय l। अब देखिए एरिया क्या हुआ है l या एरिया लिख दूं मैं, एरिया है ना, और आपको पता है वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ होता है, ठीक है, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ। तो यहां पर क्या हो गया, P इज इक्वल टू m n बाय 3 u RMS स्क्वायर बाय v, ठीक है, आ गया है। इट इंप्लाइज दैट PV is equal to 1 by 3 m and u RMS square. This is kinetic energy equation, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इक्वेशंस, यदि किसी बच्चे को डेरिवेशंस में भी प्रॉब्लम रही है तो डायरेक्टली ये याद रख लीजिए, ठीक है। मैंने सिर्फ ये समझाया क्योंकि मैं डायरेक्टली में यहाँ लिख देता तो बच्चे समझते कि ये तो सर ने रटवा दिया है, ठीक है। तो ये समझाया है, 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लगता है चलेगा, बट आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद क्या है कि यू RMS है, RMS स्पीड का फॉर्मूला मैं लिखूंगा तो फिर तो वही वाली बात होगी कि रटने वाली बात है। तो यहाँ पर आ गया है दिस इज द काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन, ठीक है। अब हम इसके बाद बात करते हैं, ये आ गया है काइनेटिक एनर्जी इक्वेशंस। अब हमारे पास आ जाता है कैलकुलेशंस ऑफ RMS स्पीड, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ओके। वापस से सुन लीजिए, हमने क्या करा था, मैं रफली फटाफट से 2 मिनट में बता देता हूं। MUX लिया था माइनस MUX अपोजिट, बिफोर ये हुआ तो आफ्टर ये हो जाएगा, क्लियर। चेंज कितना हुआ 2MUX, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेल्टा P मोमेंटम अपॉन टाइम इज इक्वल टू फोर्स। उसमें क्या लिखा था हमने, 2L अपॉन UX लिखा था, तो ये कैंसिल हुआ तो MUX स्क्वायर बाय L। दिस इज फॉर सिंगल मॉलिक्यूल्स। यदि n मॉलिक्यूल्स है तो आप क्या लिख सकते हो, m by l ux1 स्क्वायर प्लस ux2 स्क्वायर प्लस so on आया। अब आप देखिए VRMS में हमने पढ़ा हुआ है कि मान लीजिए ये URMS क्या था, URMS क्या था, u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर रूट था। यदि मैं स्क्वायर रूट हटा दूं तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर और n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए अपन ने क्या लिखा है mn, और इसको बाहर से इंडिकेट कर दिया है तो थोड़ा अलग से दिखे, ये और ये अलग दिखे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल स्पीड है और ये क्या जाएगा, मीन स्पीड बोल दो, क्योंकि रूट तो हट गया ना, यहां से क्या जाएगा, रूट तो हट गया है। इसको चाहो तो आप लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो मीन स्क्वायर वेलोसिटी, क्योंकि देखो ये यदि आप बोलते ये मीन स्क्वायर स्पीड बोल सकते हो, ठीक है ना, आपको बोलना हो तो, ठीक है। फिर स्क्वायर रूट आ जाएगा तो रूट मीन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, जैसा आपको सही लगे। बट मैंने क्योंकि बार बार कंफ्यूजन आ जाए तो मैंने RMS ही रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया है तो डिवाइडेड बाय ये आ गया है L। अब आप देखो x y और z में ये आएगा, ठीक है, दिस इज द टोटल वेलोसिटी, ये आ जाएगा mn by 3L एंड दिस इज गोइंग टू बी u RMS स्क्वायर, ये आ जाएगा। और अभी एरिया से डिवाइड हुआ तो प्रेशर आ जाएगा, दिस इज वॉल्यूम, वॉल्यूम इनटू P, PV इज इक्वल टू 1/3 mn u RMS स्क्वायर। फिर भी अभी भी डेरिवेशन नहीं आया तो ये इक्वेशन डायरेक्टली याद कर ले। डेरिवेशन किसी भी एग्जाम में नहीं पूछेगा, ना बोर्ड में, ना JEE नीट, किसी में नहीं पूछेगा, बट फिर भी आना चाहिए।
अब आप देखिए नेक्स्ट पार्ट जो आ जाता है which is known as calculations of RMS speed, ठीक है। RMS स्पीड को कैलकुलेट करना है तो व्हाट इज द कैलकुलेशन, ठीक है। इस पे पहले सारे थ्योरेटिकल चीजें करें, फिर एंड में इसके न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, ठीक है। यहां पर आ जाएगा कैलकुलेशन ऑफ RMS स्पीड, है ना, है ना। RMS स्पीड का कैलकुलेशंस करना है। अब आप देखिए यहां पर हमारे पास क्या बात करते हैं, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, यदि 1 मोल गैस हुआ तो मॉलिक्यूल्स कितना हुआ है, n की वैल्यू आ जाएगी एवोगैड्रो नंबर। n की वैल्यू क्या हो जाती है, एवोगैड्रो नंबर। इज इट क्लियर? एंड Na इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। क्योंकि ये तो n मॉलिक्यूल्स के लिए था, 1 मोल की बात करूं तो यहाँ पर n की जगह क्या बन जाएगा, एवोगैड्रो नंबर। तो आप देखेंगे ये क्या बन जाएगा, PV is equal to 1/3 m NaURMS स्क्वायर। याद करिए हमने एक डेफिनेशन पढ़ा था मोलार मास। मोलार मास इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। ये पढ़ा हुआ है मोल कंसेप्ट में, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए दिस इज मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, तो PV इज इक्वल टू 1/3 कैपिटल M URMS स्क्वायर आ जाएगा, where M stand for molar mass, M stand for molar mass। Is it clear? तो आप देखिए यहाँ पर आपका डेरिवेशन क्या बोल रहा है कि URMS स्क्वायर इज इक्वल टू 3PV by M, ठीक है। इट इंप्लाइज दैट URMS इज इक्वल टू 3PV by M। ये डायरेक्टली आ जाता, बट आपको समझा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर PV by M आ गया है, ठीक है। दूसरी चीज आ जाती है, यहाँ पर मैं बता रहा हूं, इसके बाद हमारे को पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। यदि यहाँ पर 1 मोल है, यदि यहाँ पर 1 मोल है, 1 मोल ऑफ ए गैस है, तो आप क्या बोलोगे, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस इक्वल टू मोलार मास। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोलार मास अपॉन वॉल्यूम आएगा, मोलार मास अपॉन वॉल्यूम आएगा। इज इट क्लियर? तो आप देख लीजिए इसकी जगह क्या रख सकते हो, सेकंड फॉर्मूला। ये फर्स्ट फॉर्मूला गया है, दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, URMS इज इक्वल टू 3P/D। ये आ गया सेकंड फॉर्मूला। अब आप देखो आइडियल गैस इक्वेशन, थर्ड फॉर्मूला क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन से हम प्रूव कर चुके हैं, आइडियल गैस इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं कि Pm इज इक्वल टू DRT, Pm इज इक्वल टू DRT। इट इंप्लाइज दैट P/D इज इक्वल टू RT/M, ठीक है। तो थर्ड फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, URMS इज इक्वल टू 3RT/M। 99.99% रिएक्शंस में आपको ये निकालना पड़ेगा, ये सबसे ज्यादा ये यूज होता है, ठीक है। उसके बाद ये होता है और ये रियली यूज होता है, ये वाला फॉर्मूला। डन, सबसे ज्यादा ये फॉर्मूला यूज होता है, ध्यान दीजिएगा। वेयर R ध्यान रखना है, जब भी कैलकुलेशंस करना है, मैं यहां लिख रहा हूं R की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन लेना है, गलती मत करना। यहां पर R की वैल्यू 0.821 कुछ नहीं लेनी है, R की वैल्यू इसके अलावा कुछ नहीं लेना है, गलती नहीं होनी चाहिए। लिख लीजिएगा यहां पर मोलार मास जो है, मोलार मास जो है वो होना चाहिए kg पर मोल, नॉट ग्राम पर मोल। क्योंकि हमारे को जैसे ऑक्सीजन का आप लिखते हो 32 ग्राम पर मोल, तो 32 नहीं लिखोगे, 32 इंटू 10 की पावर -3 लिखोगे। तो यहाँ पर मोलार मास kg पर मोल चाहिए, क्योंकि आपको पता है जूल क्या होता है, न्यूटन मीटर, ठीक है। न्यूटन में क्या होता है, kg। यदि ये ऊपर भी kg रहेगा, नीचे भी kg होगा, तभी तो kg कैंसिल होगा। लॉजिकली लगाइए, और स्पीड के अंदर kg तो कभी आता ही नहीं है। इज इट क्लियर? तो ये चीज का खास क्या ध्यान रखना, k कैंसिल होगा, मोल मोल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, kg मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर होता है, तो ये kg कैंसिल हो जाएगा, मोल मोल कैंसिल हो जाएगा, k कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, मीटर स्क्वायर
मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट मीटर सेकंड आएगा कि नहीं आएगा। तो बी केयरफुल फॉर दीज टू स्पेशली, ध्यान रखना है, ठीक है। फिर भी यदि किसी को नहीं समझ में आया तो आप देखेंगे मैं यहां पर यूनिट की बात कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर मैं यूनिट की बात करता हूं, आर की यूनिट, आर की मैंने यूनिट ली जूल। जूल को क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, है ना, मोल केल्विन, ये आर है ना, ठीक है। जूल को मैंने लिखा, ये जूल है ना बच्चों, आपने पढ़ा हुआ है जूल टेम्परेचर केल्विन होता है, नीचे मोलार मास को मैं केजी पर मोल रख दूं तो केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा, मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, के से केस कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। तो दिस इज मीटर पर सेकंड आएगा कि नहीं आएगा, तो ध्यान दीजिएगा खासकर। अब आप देखो यूआरएमएस है, अभी इसके बाद यूआरएमएस भी कैलकुलेट कर दिया है, इसके बाद मैक्सिमम स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाऊंगा तो मैं वापस से ये तीनों का फॉर्मूला लूंगा, तो ये डिराइव कर दिया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हमारे पास क्या आ जाता है, कैलकुलेशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अभी अपन ने सिर्फ काइनेटिक एनर्जी इक्वेशंस ली थी, अब हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ले रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी का क्या ले रहे हैं, फॉर्मूला ले रहे हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहां पर आप ले रहे हैं कैलकुलेशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यदि मैं कैलकुलेशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी लेता हूं, समझ लीजिएगा काइनेटिक एनर्जी, बच्चों डेरिवेशन से एक बेनिफिट मिलता है कि कभी भी गड़बड़ लगे, फ्यूचर में कभी भी रिवाइज करो तो डेरिवेशन देख के रिवाइज कर सकते हो। अब आपको पता है वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इक्वेशंस क्या थी, पीवी इज इक्वल टू 1/3 mn URMS स्क्वायर, ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। यदि मैं बोलूं फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस, यदि मैं 1 मोल ऑफ ए गैस की बात करूं तो ये n क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n बन जाएगा एवोगाड्रो नंबर, और PV इज इक्वल टू nRT जो है वो ये बन जाएगा, बिकॉज PV इज इक्वल टू nRT, n की वैल्यू क्या है 1 मोल, ठीक है। मैं जान करके n नहीं ले रहा हूं, आपको यदि कंफ्यूजन है तो इसको n डैश ले लीजिए, मॉलिक्यूल्स को n डैश ले लीजिए, डेरिवेशन में n डैश ले लीजिए, ठीक है ना। यदि n आप नंबर ऑफ मोल से और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से कंफ्यूज हो रहे हो तो आप इसको n डैश ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहां पर आ गया है PV, PV की जगह आपने RT रखा, तो PV की जगह क्या रख दिया, RT 1/3। अब आप देखो यहां पर mNA URMS स्क्वायर आ गया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, URMS स्क्वायर, इसको क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलोगे, मोलार मास बोल दोगे। अच्छा, इसमें क्या कर रहा हूं मैं, यहां पर कुछ चेंज करना चाहता हूं, मैं 2/3 और 1/2 लिख दूं, तो आप देख लीजिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रहना तो 1/3 है, ठीक है। अब आप देखो इसको मैं ले लेता हूं मोलार मास, अभी पढ़ा है, और ये क्या हो जाएगा RMS स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर किसके लिए, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, पढ़ा हुआ है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो आप देखेंगे RT इज इक्वल टू 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आ गया बच्चों, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ये वाला क्वेश्चंस आई थिंक एडवांस है, कहीं ना कहीं देखा हुआ है। काइनेटिक एनर्जी is equal to 3/2 RT. This is the formula of a kinetic energy, but this is for 1 mole. 1 mole of gas की बात कर, this is the kinetic energy for 1 mole of a gas. यदि यही kinetic energy 1 mole of gas, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कई बार आपको टर्मिनोलॉजी होगा, डेरिवेशन समझ में आ गया है। अब आप देखेंगे मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिख देता, 3/2 RT लिख देता, तो आप बोलते हैं यहाँ ये चीज तो रखने वाली बात हो गई, ठीक है। अब देखिए इस पे 1/1 लिख रहा हूं, ठीक है, इसको देखते रहिए 1/1। आपके पास पहला फॉर्मूला आ गया है, फर्स्ट फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी पर मोल, तो आप बोलोगे 3/2 RT, ठीक है। यदि n मोल के लिए आती, किसके लिए आती, n मोल के लिए, हालांकि ये जनरली यही आता है। सेकेंड क्या हो जाता है, टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ये आ जाती 3/2 nRT, है ना।
अभी अपन ने PV इक्वल टू nRT था ना, तो PV की जगह क्या रखते हैं अपन, nr रखते हैं कि नहीं रखते हैं, nRT। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अभी पढ़ा ना PV इक्वल टू 1/3। चलो ये तो आपका क्या हो गया है, mNA आ गया है। यदि n मोल होगा तो n टाइम्स आ जाएगा, तो यहाँ nRT आएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा टोटल काइनेटिक एनर्जी। तीसरी चीज आ जाती है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी इट इज इक्वल टू 3/2 RT बाय एवोगैड्रो नंबर। क्योंकि देखिए आप चाहो तो ये वाले से डायरेक्टली ये करिएगा, इसको सबसे पहले लिख दीजिए, फिर ये लिख दीजिए पर मोल, क्योंकि पर मोल है। पर मोल का मतलब हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, एवोगैड्रो, क्योंकि आपको पता है 1 मोल के अंदर एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स हैं। इज इट क्लियर? 1 मोल के अंदर एवोगैड्रो, यानी जब एवरेज काइनेटिक एनर्जी बोलोगे तो एवोगैड्रो से डिवाइड करोगे। R/Na को बोलते हैं 3/2 kT, where K stands for Boltzmann constant। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू क्या आती है K, क्योंकि आपने पढ़ा है K इज इक्वल टू R/Na। R अभी अपन ने बोला है कि 8.314 लेना है, Na की वैल्यू 6.02 into 10⁻23, ये लगभग 1.38 into 10⁻23 आता है, ठीक है। ये क्लियर हुआ? अब आप देखिए यहां पर, देखिए अभी अपन ने प्रूव किया था थोड़ी देर पहले काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंदर प्रूव किया था कि जो काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, वो सबके लिए सेम होगा 3/2 kT। यदि कांस्टेंट टेम्परेचर पे यदि n मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, 1 मोल 2 मोल 3 मोल 4 मोल, तो क्या हो जाएगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम बिकॉज इट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर ओनली। और यदि उस समय टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। तो जो पोस्टुलेट थे, ठीक है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के जो पोस्टुलेट थे वो प्रूव हुआ कि नहीं हुआ। इसीलिए वहां पर काइनेटिक एनर्जी नहीं बोला जाता है, बोला जाता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। इज इट क्लियर? तो अब आप देखिए यहां पर समझ लीजिएगा, आपके पास क्या है कि काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2 शुड बी इक्वल टू T1/T2, यानी कुछ भी ले लीजिए, इन तीनों फॉर्मूले पे ले लीजिए, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखिए यहां पर आपसे बोला जाए कि नोट करके लिख दीजिएगा, सेम गैस है, सेम गैस एट, सॉरी गलत लिख दिया, यहां पर आपके पास बात करें डिफरेंट गैस एट सेम टेम्परेचर है सेम काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम आएगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, सेम आएगी। इस पे नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चंस बने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज का ध्यान रखिएगा कि डिफरेंट गैस एट द सेम टेम्परेचर हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यदि टेम्परेचर सेम हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट गैस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड गैस, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा, ओके, आप ये चीज का ध्यान रखना। अब हम लोग टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात की, देखिए कभी भी यहां पर ऐसा लिखता है ना काइनेटिक एनर्जी, तो आप एवरेज या काइनेटिक एनर्जी पर मोल ही लेंगे, ये स्पेसिफाई करना पड़ता है। इज इट क्लियर? जब तक ये स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं तो इस केस के अंदर आप या तो ये लेंगे या ये लेंगे, या ये कांस्टेंट है ये कांस्टेंट है, इन दोनों में बात करें, ये दोनों में बात करें तो आपसे क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये भी पोस्टुलेट में था कि नहीं था? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आई होप यहां तक आपके पास समझ में आ गया है। अब हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ ग्राफ्स कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी पढ़ लिया है, स्पीड भी पढ़ ली है, आरएमएस स्पीड का भी मैंने फॉर्मूला डिराइव कर लिया है, ओके। देखिए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड, इस पे अपन को ज्यादा ध्यान नहीं देना है। पर्टिकुलर ये जो ग्राफ्स जो उसने बनाया था, इट इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, यानी बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी पे सारी की सारी बात हुई है। अब उसने प्रोबेबिलिटी की बात क्यों बोली है? बिकॉज आपने पढ़ा है कि देयर इज अ कंटेनर। सपोज हमने अभी थोड़ी देर पहले क्यूबिक कंटेनर लिया था,
क्यूबिक कंटेनर में क्या था, मॉलिक्यूल्स हैव ए रैंडम मोशंस। एक लॉजिकली समझ लीजिए कि मान लीजिए मैराथन हो रहा है, एक साथ सारे के सारे लोग भागे हैं, ठीक है। मान लीजिए अभी वहां पर किसी का कोलिजन हो जाए तो सबकी स्पीड सेम नहीं होगी। सपोज मान लीजिए हमने गैस को किसी कंटेनर में इंट्रोड्यूस हुआ तो इनिशियली हो सकता है थोड़ी देर के लिए सबकी स्पीड सेम हो, बट क्या हो जाएगा, दे कैन कोलाइड, इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन होगा, दे विल कोलाइड विद द वॉल ऑफ ए कंटेनर। तो क्या होता है, स्पीड एंड डायरेक्शन चेंजेस रेगुलरली। यानी यहां पर एक चीज का ध्यान रखना कि स्पीड ऑफ एंड direction of a molecule, directions of a molecule regularly change, molecules regularly change हो रहा है, रेगुलरली चेंज हो रहा है ड्यू टू कोलिजन के कारण ये चेंज हो रहा है, ठीक है। इसीलिए यहां पर आप कोई भी वेलोसिटी को फिक्स नहीं कर सकते कि ये मॉलिक्यूल इसी स्पीड से होगा। आपने इस समय सोचा कि ये 2 मीटर पर सेकंड पे आया, विद इन अ सेकेंड वो 2.1 हो जाएगा या 1.9 हो जाएगा, तो वहां पर सारे के सारे जो आप बोलते हैं ना कि दिस गैसेस मॉलिक्यूल्स हैव दिस स्पीड, तो वो सब प्रोबेबिलिटी पे चली गई है, ठीक है। मैं ज्यादा इस पर डिटेल नहीं बात कर रहा हूं, मैं सिंपल जो है, जो मेन टारगेट है वो मैं बात कर रहा हूं कि उन्होंने ग्राफ क्या बनाया था। इनमें बात उन्होंने बनाया था फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। एक साइड में उन्होंने फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल ले लिया है और यहां पर ले लिया था स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जो उनको ग्राफ मिला था वो ग्राफ उनको ऐसा मिला था, यानी ऐसा मिला था कि भाई मान लीजिए टी टेम्परेचर पे मेजर किया है। यहां पर ध्यान दीजिएगा ये टी टेम्परेचर है, टी टेम्परेचर कोई भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे उन्होंने स्पीड मेजर करी, क्योंकि आप क्या मान के चलते हैं कि टी टेम्परेचर पे अभी थोड़ी देर पहले समझा था काइनेटिक एनर्जी सेम होनी चाहिए। वीआरएमएस अपन ने पढ़ा हुआ है, याद आ रहा है, सीआरएमएस की वैल्यू भी पढ़ी थी RT/m। मान लीजिए कोई भी गैसेस, अभी थोड़ी देर पहले ध्यान दीजिए आपने क्या पढ़ा था, स्क्वायर रूट ऑफ 3 RT/m। यदि कोई सेम गैस है, उसका मोलार मास सेम है और टेम्परेचर भी सेम है, तो आप क्या मान के चलोगे, सबकी स्पीड सेम होती है, बट ऐसा नहीं है। कोलिजन होता है तो इसकी वजह से हर की स्पीड सेम नहीं होती है। तो इस टाइप का ग्राफ मिलता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ग्राफ मिला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर माना गया है कि ये जो मॉलिक्यूल्स है इसकी सबसे ज्यादा स्पीड होगी है, तो इसको बोला गया है UMP, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। हो सकता है यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ ए मॉलिक्यूल्स बात करें, हो सकता है कि ये मॉलिक्यूल्स 80% ट्रेवल कर रहे हो, तो आप बोलोगे आउट ऑफ 180 मॉलिक्यूल्स की स्पीड ये है, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। यानी ये y एक्सिस पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बना दो या प्रोबेबिलिटी भी लिख सकते हो। यदि यहाँ पर आप प्रोबेबिलिटी भी लिख सकते हो ना, प्रोबेबिलिटी भी लिख सकते हो, यानी 80% प्रोबेबिलिटी है इस स्पीड की, इस स्पीड की क्या है 80% प्रोबेबिलिटी है, तो ये क्या बन गया है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इसके बाद यहां पर वेलोसिटी आई, एक और वेलोसिटी मेजर हुई है। 3 टाइप की मॉलिक्यूलर स्पीड होती है। पहली जो स्पीड होती है उसे बोला है UMP, दूसरी स्पीड बोला है U एवरेज या U मीन, और ये बोला है URMS। URMS तो आपने मेजर ही किया हुआ है। इसका मतलब यदि इस ग्राफिकली बात करें तो URMS इज ग्रेटर देन U एवरेज एंड UMP। ये नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है, ये चीज का खासकर ध्यान रखना है। अब देखिए, अब ज्यादा नहीं सोचना है इस ग्राफ के अंदर। अब मान लीजिए कि चलो ये सेम गैस थी, उसके लिए अपन ने बोल दिया है कि उसका RMS एवरेज और MP अलग अलग आएगा। अभी मैं जब इसके मॉलिक्यूलर स्पीड के बारे में बात करूंगा तो थोड़ा बहुत इसके बारे में भी बताऊंगा। तो मोस्ट प्रोबेबल तो समझ में आ गया है, यानी स्पीड जिसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है उसे मोस्ट प्रोबेबल बोल दिया। एवरेज समझ में आ गया है, और अभी अपन ने RMS में क्या था, RMS में क्या था, स्क्वायर किया था, मीन किया था, उसका रूट निकाला था, ठीक है। जबकि एवरेज में क्या करेंगे, स्पीड का एवरेज निकालेंगे, बस इतना ही फर्क है और कोई ज्यादा फर्क नहीं है ना। जैसे अपन ने क्या पढ़ा था, U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर प्लस U1 स्क्वायर। अभी मैं लिख दूंगा, चलिए अभी रुकिए, कंफ्यूजन आएगा।
अब मान लीजिए यही मैं एक ग्राफ और बनाता हूं, ठीक है। अब इसी तरह का मैं ग्राफ बना देता हूं, सेकंड ग्राफ प्लॉट करता हूं। आई एम गोइंग टू प्लॉट अ सेम ग्राफ, या तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल लिख दूंगा या प्रोबेबिलिटी लिख दूंगा, एक ही बात है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल लिख सकता हूं बच्चों, इसकी जगह प्रोबेबिलिटी भी आ सकता है। और यहां पर मैं स्पीड इन मीटर पर सेकंड की बात करूं, स्पीड इन मीटर पर सेकंड की बात करूं, तो मेरा ग्राफ जो है वो ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, अब ये ग्राफ आया है तो आप समझ लीजिए ये टेम्परेचर T1 पे है, दिस इज एट T1 टेम्परेचर, ये T2 टेम्परेचर, ये T3 टेम्परेचर, वेयर T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। ठीक है, यहां पर ये मैक्सिमम है, ये बात करेंगे, ये बात करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा UMP1, UMP2 और UMP3। तो आपको ये भी पता चल गया कि UMP3 ग्रेटर देन UMP2 ग्रेटर देन UMP1। ठीक है, इसका मतलब फ्रैक्शंस ऑफ ए मॉलिक्यूल्स ट्रेवल विद द सेम वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि आप देखेंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। एक सीधी सी टेक्निकली चीजें सोचिए, यदि 10 जने धीरे धीरे चल रहे हैं तो कोलिजन कम होगा, तो उनमें जो स्पीड का जो डेविएशन होगा वो भी कम होगा, एग्री। बट बहुत फास्ट है, भगदड़ मच गई है, भगदड़ मच गई है, तो क्या होगा, कोलिजन होगा। कोई इधर गिर जाएगा, कोई इसके ऊपर गिरेगा, कोई इसके ऊपर गिरेगा। आपने रैम्पेज देखा है कई जगह, कोई प्रोटेस्ट होता है तो कोई पुलिस फोर्स एक फोर्स लगाते हैं उनको स्टॉप करने के लिए, या किसी तरह का भी रैम्पेज हो जाता है तो क्या होता है, भागते हैं, एक दूसरे पे गिर जाते हैं या खुद गिर जाते हैं, तो उनकी जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा नॉन यूनिफॉर्म होती है। तो समझ लीजिए टेम्परेचर जैसे बढ़ा, नो डाउट स्पीड बढ़ी, क्योंकि क्या है, ऑल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो स्पीड तो बढ़ेगी, इसलिए इसकी वैल्यू बढ़ रही है, वहां भी खत्म, यहां भी बात खत्म। बट फ्रैक्शंस मॉलिक्यूल सपोज 80% है, ये क्या है 70%, ये क्या है 60%, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो रिड्यूस हो जाएगी। उसका रीजन क्या हो जाता है, स्पीड बढ़ने से नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेगा तो डेविएशंस बढ़ेगा, यानी प्रोबेबिलिटी with same speed is going to be decreases। तो ये probability with same speed is going to be decreases, 80 तो 70 या 60 50। बट ध्यान रखना एरिया अंडर द कर्व रिमेन कांस्टेंट। भले आप समझ लीजिए जैसे एक रस्सी ले लीजिए, इतनी बड़ी रस्सी है, आपने यू किया, जैसे मान लीजिए ये रस्सी है, यू किया, फिर रस्सी यू किया, ये रस्सी ये हुआ, तो जो रस्सी का जो एरिया वो तो सेम ही रहने वाला है, ये एरिया ये एरिया ये एरिया, एरिया अंडर द कर्व सेम, क्योंकि आप बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी जो है टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 होती है, हमेशा ध्यान रखना है। तो आप देखेंगे तो जो स्पीड होती है बढ़ जाती है। ठीक है, अब आप देखो यही चीज मैं तीसरा ग्राफ बना रहा हूं और इसमें कुछ चेंज नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अभी देखिए मैं थर्ड ग्राफ है, अब आप देखिए ये थर्ड ग्राफ है। ठीक है, थर्ड ग्राफ में आप समझ लीजिए, ठीक है, ये फर्स्ट ग्राफ, ये सेकंड ग्राफ, अभी मैं थर्ड ग्राफ बना रहा हूं, तो आप इसको थर्ड कर दीजिए, क्योंकि बार बार ड्रॉ न करके। मान लीजिए ये M1 है, ये M2 है और M3। ठीक है, यानी M1 इज ग्रेटर देन M2 ग्रेटर देन M3। ठीक है, यदि मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो स्पीड क्या होगी, कम होगी, क्योंकि जितना भारी गैस होगी वो उतनी स्लो जाएगी, जितना भारी गैस होगी वो उतना स्लो जाएगी, इसलिए क्या हो जाएगा, यहां पर ये वैल्यू कम है, तो ये भी कुछ आ सकता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो स्पीड बढ़ेगी, मॉलिक्यूलर मास बढ़ाओगे तो स्पीड क्या होगी, कम होगी, मॉलिक्यूलर मास कम करोगे तो स्पीड बढ़ेगी। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो ये ग्राफ पूछे जा सकते हैं, इज इट क्लियर? आई होप यहां पर समझ में आपको सब आ गया है। तो बोल्ट्जमैन ने क्या समझाने की कोशिश करी है, उसने समझाने की करी है, स्पीड की बात करी है, ये समझाने की कोशिश करी है कि हर गैसेस, भले काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मान लीजिए किसी भी टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी आप मेजर करते हैं और काइनेटिक एनर्जी से आपको मिलता है मॉलिक्यूलर स्पीड, बट ये जरूरी नहीं है कि हर मॉलिक्यूल्स की मॉलिक्यूलर स्पीड सेम होगी, बट क्योंकि कोलिजन होता है उससे इसकी डायरेक्शन और स्पीड चेंज होती है। नो डाउट
हो सकता है 80% की सेम आ जाए तो उसका नाम दे दिया है मोस्ट प्रोबेबल, किसी पे 70, किसी का 60। इज इट क्लियर? तो ये इसने इसकी प्रोबेबिलिटी समझाई है। यहां पर आप बात कर सकते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। डायरेक्टली इसके फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। पहला अपन पढ़ चुके हैं, URMS पढ़ चुके हैं, विच इज इक्वल टू 3RT/m, ठीक है। सेकंड पढ़ा हुआ है जिसको अपन ये भी बोल सकते हैं URMS इक्वल टू U² प्लस U2² प्लस U3² प्लस सो ऑन अपॉन स्मॉल एन, एंड्स का स्क्वायर रूट भी कर सकते हैं, ठीक है। U एवरेज जो है वो आता है स्क्वायर रूट ऑफ 8RT/m, which is equal to U average nothing else U1 plus U2 plus U3 plus so on divided by n, ठीक है। ऐसे निकालते हैं। दिस इज एक्सपेरिमेंटली, इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो ये रिजल्ट आता है। 3 आता है UMP, जो ग्राफिकली समझाया था ना अभी, which is equal to square root of 2RT/n, ठीक है। इसका नाम क्या है? पहले वाले का जो नाम है उसका नाम है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, URMS। सेकंड का क्या है? एवरेज या मीन स्पीड, एवरेज स्पीड या मीन स्पीड, ठीक है। मीन स्पीड भी बोल सकते हैं। थर्ड वाले का है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, UMP, ठीक है। अब तीनों को मैं डिराइव करूं, तीनों में बात करूं, तीनों का सबका क्या है? मान लीजिए U1/U2 लूप इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ T1/T2 into M2/M1। इस पे न्यूमेरिकल्स होंगे या तो आज के लेक्चर में, यदि नहीं होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा। देखिए, या तो ये एक चीज तो ये आ गया है, देख लीजिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, टेम्परेचर मॉलिक्यूलर मास, टेम्परेचर मॉलिक्यूलर मास। एक तो यहां पर काम आएगा। दूसरा जो आएगा, जो एक तो ये ध्यान रखना है, ये फॉर्मूले तो ध्यान रखना है, R की वैल्यू 8.314, मोलर मास इट इज इन केजी, नॉट इन ग्राम पर मोल, ठीक है। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि URMS, U एवरेज, UMP, देखिए √3, √8 पाई, √2, देख लीजिए, ठीक है। मैंने क्या करा, ये आया ना, देखिए ये √3, 8 पाई एंड √2, RT/m कैंसिल हो जाएगा। अब मान लीजिए दोनों सब जगह √2 से डिवाइड कर दिया, तो ये लगभग जो आता है, या √3 से डिवाइड कर देता हूं, तो मान लीजिए √6 से डिवाइड हुआ तो ये 1, ये लगभग 0.9 आएगा और लगभग 0.8 आएगा, ठीक है। फिर भी मैं कैलकुलेटर से, यदि आपको चाहिए समझ लीजिए, ठीक है। आपको ये याद रखना है, एग्जाम में ये वैल्यू याद रखना है, लगभग आंसर आएगा। फिर भी 8 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3.14 एंड स्क्वायर रूट करें, 8 डिवाइडेड बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 3, इसका स्क्वायर रूट करें तो 9215 आएगा, है ना। 2 डिवाइडेड बाय 3 और इसका स्क्वायर रूट करें तो 816 आएगा, है ना। पर अपन को याद ये आया है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना है, RAM राम याद रहेगा, तो क्या होगा, पहले R बड़ा, फिर 8, फिर M होगा। तो ध्यान दीजिएगा, दिस इज 1.9 और 0.81 याद रह जाता है तो बेस्ट है, और 0.92 याद रह जाता है तो भी बेस्ट है। इज इट क्लियर? ये तो 1.9 0.1 का डिफरेंस है, वो याद रहेगा, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है, तो ये फॉर्मूले आपके पास आए हैं। इज इट क्लियर? तो यहां पर मैंने आपको समझाया है। अब इस पे क्वेश्चंस में कराता हूं, काइनेटिक एनर्जी और उस पे बेस दोनों पे क्वेश्चंस कराता हूं, ठीक है। देखिए यहां पर ठीक है, यहां पर बेस अपन क्वेश्चंस करते हैं, ओके। देखिए अभी इस लेक्चर के हिसाब से ये 4-5 क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, टाइम होगा फिर और स्टार्ट नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं स्टार्ट करूंगा तो और 2-4 क्वेश्चंस करा के परफेक्ट हो जाएगा। वैसे तो अभी 4 क्वेश्चंस में परफेक्ट हो जाएगा। इन ए कंटेनर, ठीक है, आपको प्रेशर निकालना है।
they are a this much molecules have a this much mass and root mean square velocity is this much. ठीक है, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड है. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आप देखो P इज इक्वल टू हमने पढ़ा है 1/3 m एंड CRMS स्क्वायर बाय V पढ़ा है. ठीक है ना, अभी पढ़ा है. अब आप देखो 1/3 m की वैल्यू कितनी है? m की वैल्यू कितनी आ गई है? 10 की पावर -22 है ना. n की वैल्यू 10 की पावर 23, c की वैल्यू 10 की पावर 10. ठीक है, ध्यान रखना है वो सेंटीमीटर स्क्वायर आया है. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज गोइंग टू बी ए सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पर क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर है. ठीक है, तो यहाँ पर 1 लीटर है तो 1 लीटर का मतलब 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब आ गया है. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैंने किया है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब है. इज इट क्लियर? मास ग्राम में है. ठीक है, ग्राम में है. तो ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैंने सब सीजीएस में लिखा है. ये ग्राम में, ये सेंटीमीटर, तो इसको भी मैंने सीजीएस में कर लिया है. आप देख लीजिए यहाँ पर कितना आ गया है? ये आ गया है ये 20, ये आ गया है -8 और माइनस ये कौन सा है 20 -2 और 1/3 इंटू 10 की पावर +8 आ गया है. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 1/3 इंटू 10 की पावर 8 आ गया है. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर हम पास्कल भी बात कर सकते हैं. ठीक है, बट यहाँ पर क्या है? ग्राम पर सेंटीमीटर आ रहा है. बट हमें को क्या चाहिए? या फिर आप एक काम करिए, इसको सेंटीमीटर को मीटर में ही कन्वर्ट कर दीजिए. ठीक है, ये कितना है? -22 ग्राम. तो आप बोलोगे डिवाइडेड बाय दिस, तो ये किस में हो जाएगा? केजी. अब आप देखो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -2 मीटर. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डिवाइडेड बाय 10 की पावर -4 यानी +4 आ जाएगा डिवाइडेड बाय. ठीक है, यहाँ पर आप चाहो तो देखिए ये सेंटीमीटर क्यूब है, या रबी कर देते हैं. अपन एक काम करते हैं, इसमें ले लेते हैं -22 है तो 1/3 इंटू 10 की पावर -25 केजी हो जाएगा. केजी कर दिया. n की वैल्यू कितना है? 10 की पावर 23. ये कितना है? 10 की पावर 5 सेंटीमीटर, तो 10 की पावर 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा. ठीक है, तो ये होगा 10 की पावर 6 कर दिया है. 1 लीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब. तो ये 10 की पावर -3 डायरेक्ट ही कर दो, फिर हेडेक ही खत्म हो जाए. 1/3 आ गया है. अब आप देखो ये कितना आ रहा है? -2 और -2. ठीक है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +1. ये लगभग आ रहा है 10 की पावर 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये क्या होता है? पास्कल. 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल. 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इसी में रख दो, क्यों आगे ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो. इतना पास्कल रख दो या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रख दो. काइनेटिक एनर्जी पर मोल. फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT. ठीक है, 3/2 इंटू 8.314 इंटू 300. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ पर 8.314 इंटू 3 इंटू 300 डिवाइड बाय 2. ये वैल्यू आ रही है 3.741. बच्चों ये जूल में आ रहा है, मैंने किलो जूल में कर दिया. यूनिट पे फोकस करना. ये किलो जूल पर मोल है. ठीक है, मैंने डिवाइडेड बाय 1000 कर दिया है. ये किलो जूल पर मोल है. अब आप देखिए ये वैल्यू आ जाएगा. सेकंड पार्ट आ जाएगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी. एवरेज काइनेटिक एनर्जी आएगा 3/2 kT. ठीक है, 3/2 क्या आ जाएगा? kT. ध्यान दीजिएगा 3/2 इंटू 1.38 इंटू 10 की पावर -23. टेम्परेचर कितना है? 300. तो 3 इंटू 1.38 इंटू 300 डिवाइड बाय 2. ये वैल्यू आ रही है 621 यानी 6.21 इंटू 10 की पावर -21. ये जूल में ही रहने वाली है, कोई चेंज नहीं किया है. ये जूल पर मॉलिक्यूल्स आ जाएगा. जूल पर मॉलिक्यूल्स आएगा. वो जूल किलो जूल पर मोल था, वो किलो जूल पर मोल था. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आप देखिए इसके बाद VRMS, V एवरेज, V MP. मान लीजिए मैं एक निकाल देता हूं. VRMS स्क्वायर रूट ऑफ 3RT/m. V एवरेज
स्क्वायर रूट ऑफ 8 RT बाई पाई m, ठीक है। V एवरेज सॉरी V एम पी क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 2 RT बाई m, ठीक है। आप यहां पर आपको निकाल सकते हैं, तो क्या हुआ है 3R 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना है 327 प्लस 273, ये आ जाएगा 600 केल्विन। ये 600 मोलार मास कौन सा है, ऑक्सीजन, बट 32 इंटू 10 की पावर -3 रखना है। सिमिलरली ये दोनों निकाल दीजिएगा, ठीक है। यहां पर क्या है 3 इंटू 8.314 इंटू 600 डिवाइडेड बाई 32 मल्टीप्लाई बाई 1000, है ना। इसका स्क्वायर रूट निकालिए, ये आ रहा है लगभग, बहुत ज्यादा स्पीड आ रही है 683.85, ठीक है। मैंने वैल्यू ऐसी ली है, ठीक है ना। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए लिया है, मीटर पर सेकंड इतनी स्पीड नहीं आ सकती, बट ठीक है मैंने प्रैक्टिस के लिए लिया है। ये जूल में रखना है तो ये केजी में रखेंगे, गलती मत करिए, याद है, ठीक है। इसी तरह से ये निकाल दीजिए। अभी आप देखेंगे कि मान लीजिए मैं ये फॉर्मूला रखता हूं, ये फॉर्मूला रख के भी कर सकते हैं। अदरवाइज वी आरएमएस अपॉन वी एवरेज कितना था 1 अपॉन 0.192 पढ़ा था भी, तो वी एवरेज क्या हो जाएगा 0.92 इंटू 683.85। सिमिलरली वी एम पी ले लो, कितना था 0.81 इंटू 683.85 आ जाएगा। आप यहाँ पर RTM रखो 8 पाई, ये आ जाएगा, और 3 की जगह 2 करोगे तो ये भी आ जाएगा। इससे भी कर सकते हो, इंटू 0.92, ये वैल्यू आ रही है 629.15 मीटर पर सेकेंड। बच्चों इतनी ज्यादा नहीं आती, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए लिया है। डिवाइड बाय 0.92 इंटू 0.81, ये वैल्यू आ रही है 553.92 मीटर पर सेकेंड। अभी मैंने आपको रेशियो लिया ना, VRMS V एवरेज, आप देख लीजिए VRMS को मैंने 1 लिया तो VMP कितना था 0.82 था, तो VMP कितना हो जाएगा VRMS इंटू 10, तो इसीलिए बेनिफिट होगा। आप ये यहाँ 8 पाई रख के ये निकाल दो, यहाँ 2 रख के लग दो, लगभग सेम वैल्यू आने वाली है, चेक कर लीजिएगा। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया है आपको, ठीक है। बस ये वाइंड अप कर लेते हैं। आप देख लीजिए यहां पर जो वैल्यू आई है, ठीक है। देखिए काइनेटिक VRMS V1 by V2 is equal to T1 by T2 into M2 by M1, अभी पढ़ाया मैंने, ठीक है। यहां पर क्या है वेलोसिटी जो वैल्यू है हाइड्रोजन 27 डिग्री सेल्सियस पे है, तो VH2 अपॉन V ऑक्सीजन ये कितने पे है 27 यानी 300 केल्विन, और 2 आया, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है 32, ये कितना आया 600, है ना। ये 600 केल्विन, ये 300 केल्विन, कितना हुआ, ये आया 16, ये कितना आया 2, ये कितना आया 8, तो आपके पास क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 2√2, ठीक है। कितना गया है 2√2, तो VH2 बाय दिस, इनका रेशियो क्या है 2√2, ठीक है। 2√2 बाय 1 लिख दो, या लिख दो 2 इंटू 1.414, तो कितना आ जाएगा 2.828, है ना, VH2 बाय VO2, ठीक है। अब मान लीजिए यही क्वेश्चंस ये आ जाता, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ भले ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ऑफ हाइड्रोजन ये, ठीक है। बट बच्चों ध्यान दीजिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन पूछा दिस पे, ये फिट क्वेश्चन मैंने दे दिया। काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2, T1 बाय T2, ये कितना है 300 केल्विन, ये 600 केल्विन, तो कितना गया 1/2, यानी काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू 1/2 आ गया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। आज के लिए ही इतना काफी है, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स हुए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। टिल देन एंजॉय, थैंक यू वेरी मच।